मैं महेंद्र कुमार शर्मा। गांव मेरा बस्सी के अंदर है, धनाऊं। और प्रारंभिक शिक्षा मेरी 10वीं राजकीय विद्यालय से हुई है, सन 2002 में। 12वीं मेरी साइंस मैथ से बस्सी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद में सर मैं एसटीसी करने लग गया, और एसटीसी के साथ साथ ही मैंने एसटीसी कर रहा था उस टाइम फाइनल ईयर में। उसी के साथ मैं राजस्थान पुलिस के अंदर जॉब लग गया 2007 में। फिर उसके बाद में मैंने स्नातक परीक्षा प्राइवेट की, और स्नातकोत्तर भी वर्धमान महावीर से प्राइवेट की, और नेट 2015-17 में की। 2012 से मैं पुलिस के बाद में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ 2012 से। फिलहाल मैं बस्ती के अंदर ही पदस्थापित हूँ। जी सर, धन्यवाद। हाँ जी सर। सर आप सहायक आचार्य क्यों बनना चाहते हैं, जबकि आपकी रुचि जो है पहले पुलिस डिपार्टमेंट में भी थी और अभी अध्यापक हो आप, तो सहायक आचार्य क्यों बनना चाहते हैं आप? सहायक आचार्य तो सर मेरे को यही था कि मैं जब पुलिस के अंदर था तब भी मेरा टीचिंग में जाने का तो शुरू से ही था कि टीचिंग में जाऊं। और हिंदी विषय मेरे को, जब मैं साइंस मैथ से पढ़ाई कर रहा था ग्रेजुएट सीनियर में, तब भी मेरे को हिंदी अच्छी लगती थी। और हिंदी विषय की वजह से ही मैं ये स्नातक और स्नातकोत्तर करी मैंने। इसी वजह से मैं इसमें जैसे जैसे सीडी बाई सीडी है उसी हिसाब से मैंने सहायक आचार्य का एग्जाम दिया। अच्छा इसी सर। वजह से मैं सहायक आचार्य बनना चाहता हूँ कि अपन हिंदी के बारे में अपन वो क्या नई पीढ़ी को दे सकते हैं, क्या नई चीज कर सकते हैं। मुख्य चीज यही थी सर, इसका आधार। अच्छा सर, तो आप सहायक आचार्य बनकर हिंदी में क्या नवाचार करेंगे सर? सहायक आचार्य बनने के बाद में मैं हिंदी में विशेष रूप से अपन वर्तमान समय में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है उसको हिंदी को कैसे, जिस प्रकार से अपन सब या आप सब लोग की मेहनत से ये कर रहे हैं, अपन उसी प्रकार से हिंदी हिंदी को किस तरह से इस सोशल मीडिया पे अपन ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, और उसके माध्यम से अपन हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं। इसी इसी दृष्टि से मैं ये हिंदी के माध्यम से प्रचार करना चाहता हूँ कि हिंदी विषय जिस तरह से अभी हाल में कहीं अपने हिंदी का, क्योंकि अंग्रेजी से अपन को काफी सामना करना पड़ रहा है हिंदी विषय को, उसी दृष्टि से कि हिंदी का भी अंग्रेजी से मुकाबला हो, उसके साथ साथ चले ये, तो उसके लिए अपन किस प्रकार से इन प्लेटफॉर्म पे हिंदी को यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो हिंदी भाषा के बढ़ावे के लिए प्रचार, हिंदी भाषा जो है लोग अधिक बोले तो उसके लिए आप क्या करेंगे सर? जो है अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करे, अंग्रेजी जैसे है, तो वो उसके लिए आप क्या करेंगे सर? अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से तो हम हाँ। पूरी तरह से बच नहीं सकते। जी सर। अंग्रेजी के कई शब्द हैं जो हिंदी के साथ अपन को समय के हिसाब से उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। बाकी क्योंकि अभी अपन एकेडमिक स्तर पे देखते हैं या शैक्षणिक स्तर पे देखते हैं, तो उसमें भी कई अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी ने ग्रहण कर लिए हैं। उसी के साथ साथ अपन हिंदी को लचीलापन अपनाते हैं, हिंदी को ही ज्यादा प्रचार प्रसार करें, तो ऐसे यूज कर सकते हैं अपन इसको। अच्छा सर, जैसे अंग्रेजी शब्दों का जो है अधिक जो है इस्तेमाल हो रहा है बोलचाल में, तो हिंदी भाषा के साथ में ये कुछ गलत नहीं हो रहा है क्या सर? जैसे सामान्य शब्द भी है जो उसकी जगह हम जो है अंग्रेजी शब्दों का ही ज्यादा काम में ले रहे हैं। और हाँ, सामान्य शब्दों में तो खैर नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं जैसे हिंदी के कई क्लिष्ट शब्द हैं,
तो उनकी जगह अंग्रेजी के शब्दों को भी काम में ले रहे हैं। बाकी अच्छा, बाकी चलो सर, हिंदी कोई बात संस्कृत रूप में भी नहीं सर। आप अभी अध्यापक हो, और जी सर। हाँ, इसमें जैसे कोरोना के समय एक कार्यक्रम चलाया गया था, और अभी भी वो वैसे चल रहा है। वैसे विद्यार्थी जो विद्यालय आ रहे हैं वो ठीक है, नहीं आ रहे वो घर पर भी है जो तो एक इस्माइल कार्यक्रम। हाँ, इस्माइल। हाँ, तो इसमें इस्माइल जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है सर? सोशल मीडिया इंटरफेस एंगेजमेंट। अच्छा अच्छा, और एक कोई शब्द आप चूक गए। SMILE। सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग एंगेजमेंट। लर्निंग। अच्छा एल। अच्छा, सोशल लर्निंग। मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंटरफेस। ठीक सर। आप जो जैसे जयपुर जिले से हैं आप? जी सर। बस्ती। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो भाषा है जो कौन सी ये बोली जाती है, जो बोली, ये जो है जयपुर की जो मुख्य बोली कौन सी है? ढूंढा ढूंढाड़ी बोली जाती है सर। अच्छा अच्छा, और किन जो है क्षेत्र में बोली जाती है ये? ढूंढाड़ी दौसा में बोली जाती है, इधर टोंक में बोली जाती है, या जयपुर की जो सीमावर्ती अन्य जिलों की तहसीलें हैं, जैसे इधर कोटपुतली के पास में बहरोड है, इधर भी है। और अच्छा, बहरोड में दौसा भी। के दस लालसोट है, और सर इधर टोंक बहरोड की में भी निवाई है। ये ढूंढाड़ी बोलते हैं क्या सर, बहरोड में भी? आस्थानिक प्रभाव तो है, वो वहाँ मेवाती बोली का ज्यादा प्रभाव है। बाकी अच्छा सर, ये जो ढूंढाड़ी कोटपुत शब्द है, सर ये बताइए सर, ढूंढाड़ी शब्द, तो ये ढूंढाड़ी भाषा का ढूंढाड़ी शब्द जो नामकरण हुआ है तो वो कैसे हुआ? जहाँ तक मुझे ध्यान है सर, इसका ढूंढ नदी से संबंध है। बाकी और ज्यादा ध्यान नहीं है मेरे को इसका ढूंढाड़ी शब्द का। अच्छा अच्छा अच्छा, ढूंढाड़ी जो बोली है उसकी क्या विशेषता है सर? ज्यादातर शब्दों में छह का प्रयोग होता है, अच्छा और बलागात ज्यादा होता है इन उच्चारण में, शब्दों के उच्चारण में बलागात ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और चलो सर, मेरे प्रश्न पूरे जी हैं। सर। आगे हिंदी विशेषज्ञ जो है महेंद्र जी से प्रश्न करें। थैंक यू सर। धन्यवाद। ओके सर। हाँ जी जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर, आ रही है राजेश जी सर, आवाज आ रही है। नमस्कार। हम्म। सर क्या पढ़ के आए हो आज? क्या कुछ आपका प्रिय जो क्षेत्र है हिंदी साहित्य में क्या है? कहाँ से पूछें आपसे? सर मैं विशेष तो किसी विशेष टॉपिक का तो मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन आप कहीं से पूछ लीजिए। कहीं से ही पूछ लें। हाँ, जो मेरे को आएगा मैं बताने की कोशिश करूंगा, बाकी मैंने विशेष ठीक है। रूप से तो अध्ययन नहीं कर पाया था। हाँ हाँ। हम्म। बाकी जो प्रश्न आएंगे मैं उनके आपको बताने को। हिंदी साहित्य के मैंने, हाँ, शुरू करते सर। अभी जी सर। इंग्लिश में सर से पूछा भी था, प्रबुद्ध जी से। मैं वही क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। आपको हिंदी साहित्य में किस विद्वान का काल विभाजन सबसे सही लगता है या अच्छा लगता है, और लगता है तो क्यों? काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हाँ, सटीक लगता है मेरे को, क्योंकि उन्होंने हाँ, क्यों सर? किसी भी काल का नामकरण है वो उस काल की मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर किया है। हालांकि आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा, लेकिन उसमें भी जो
वीर से संबंधित थे, ऐसे काव्य ज्यादा लिखे गए थे। बाकी रीतिकाल, तो गद्यकाल, फिर भक्तिकाल, ये सब उन्होंने विद्वान लोग जो हैं वो, प्रवृत्ति के आधार पे किए। अच्छा, हम्म, तो फिर विद्वान जो है वीरगाथा काल नामकरण को स्वीकार क्यों नहीं करते? सुगल जी ने ऐसा अच्छा विश्लेषण किया है, विभाजन किया है, तो फिर क्यों विद्वान लोग जो है वो वीरगाथा नाम को उचित नहीं मानते? मेरे मतानुसार सर उसमें ये है कि हिंदी का जो प्रारंभिक काल था वो, और उसमें वीर के साथ साथ अन्य प्रवृत्तियां भी थी। हालांकि प्रमुख रूप से तो अ, वीर काव्य ही ज्यादा लिखे गए उसमें, लेकिन जैसे हिंदी का वो प्रारंभिक दौर था, इस वजह से शायद उसको आदिकाल कहते हैं मेरे अनुसार तो। तो क्या क्या आप वीरगाथा काल और आदिकाल दो नाम आपको दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि इन दोनों में से आप किसको, कौन सा जो नामकरण है वो सही मानते हैं, तब कौन सा चुनेंगे? आदिकाल को सर, आदिकाल। आदिकाल को? जी सर। आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक जैसे द्विवेदी जी एक निबंधकार थे अच्छे, किस प्रकार के निबंधकार थे ये? द्विवेदी जी ललित ललित निबंधकार। तो ललित निबंधों का जनक किन्हें मानते हैं, किसे मानेंगे हम? ये ध्यान नहीं है सर। ध्यान नहीं है। तो जी सर, इन ललित निबंधों का। दो चार ललित निबंध बताइए। कुटज है एक, ए, प्रसाद द्विवेदी। चलो कोई बात नहीं। इतने में याद नहीं कर हजारी पा रहा प्रसाद हूँ। द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, जी सर। उनकी कोई कहानी बताइए एक। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कहानी ध्यान नहीं है सर इन्होंने, मेरे। हाँ, इ- या इन्होंने लिखी नहीं? कहानी तो सर मेरे को इसका कंफर्म नहीं है सर, मेरे को ध्यान नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कहानी का। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास याद है आपको? जी सर। इनके उपन्यास के नाम बता पाओगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास तो ध्यान सिर में याद नहीं कर पा चलिए, रहा हूँ इस समय। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना गया है? क्या सर? हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम उपन्यास तो सर ये है ना, परीक्षा गुरु। कौन है इसके लेखक? किशोरी लाल गोस्वामी। सॉरी सर, वो किशोरी सर लाल क्या आप गोस्वामी तो अपनी कहानी के हैं को वो। बदलना चाहे? इसके वो हैं सर, लाला श्री निवास दास। इसका प्रश्न क्या था सर? जी सर। प्रकाशन वर्ष? लाला श्री निवास दास से अच्छा अठारह चलिए। सौ बी हाँ अठारह हाँ, सौ बयासी 82 में था ये। जी सर। कौन से युग के उपन्यासकार रहे, कौन से युग में लिख रहे थे? हिंदी साहित्य के का भारतेंदु युग है जैसे द्विवेदी काल, भारतेंदु युग? भारतेंदु काल में। अच्छा, भारतेंदु युग में लिख रहे थे।
भारतेंदु मंडल जी। के कोई 4 कवि बताइए सर। भारतेंदु के उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, हम्म। प्रताप नारायण मिश्र और स्वयं भारतेंदु। हम्म। ठीक है सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, जैसा कि आपने कहा कि मैं शुक्ल जी के काव्य विभाजन से सहमत हूँ, जी सर। तो शुक्ल जी ने तो आधुनिक काल या गद्य काल या वर्तमान काल, माने जिसे आधुनिक काल गद्य काल कहा, तो शुक्ल जी ने आगे फिर जो द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, ये विभाजन नहीं किया। फिर भी आप उस उनके विभाजन से सहमत है, हाँ या ना? सहमत हूँ सर उनके काल विभाजन से। ठीक है सर, मेरी ओर से आप क्वेश्चन पूरे हुए। आगे पूछिए सर। महेंद्र जी सर नमस्ते। हाँ, नमस्कार मैडम, नमस्कार। सर अपन हिंदी साहित्य पे चर्चा करते हैं, तो साहित्य क्या है सर? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? साहित्य। जी मैम। हाँ जी सर। साहित्य मैडम, चलिए सर कोई बात नहीं। अपना हिंदी साहित्य साहित्य का जहाँ तक है मेरे हिसाब से जो कोई घटनाएं होती है या मनुष्य की जो कोई क्रियाकलाप है उनको अपन अ, कोई रचना के माध्यम से या किसी दृष्टिकोण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसी को साहित्य कहेंगे मेरे अनुसार। जी चाहे सर। कोई घटनाएं प्राकृतिक हो, चाहे मानवीय हो, किसी कोई भी घटना हो, उसको रचना के माध्यम से अपन, चाहे वो घटना ऐतिहासिक हो चाहे वर्तमान काल की हो, तो उनको रचना के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो उसी को साहित्य कहेंगे मैडम मेरे अनुसार। जी सर। हिंदी साहित्य के जिसमें इतिहास अपन। को अनेक, हाँ जी सर, हिंदी साहित्य के इतिहास को अनेक कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो सर साहित्य के इतिहास को के विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विभाजन, इसका नामकरण, ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? साहित्य के विभाजन से फायदा फायदा ये है कि अपन अपन उसको काल विभाज में प्रवृत्तियों के आधार पे किस प्रकार से अध्ययन किया जाए भैया, अ, एक तरह से भाषाई समझ किस प्रकार से विकसित हो, इसके लिए अपन उसको अ, विभिन्न काल काल में विभाजित करके उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर उसका अध्ययन कर सकते हैं। और उस समय में कौन कौन सी कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हुए हैं, उनकी प्रवृत्तियों उनकी रचनाओं के माध्यम से अपन साहित्य में नए अनुसंधान कर सकते हैं। और उस अनुसंधान से अपन साहित्य को एक परिवर्धित कर सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा कालखंड आपका प्रिय कालखंड है? भक्ति काल। कोई भक्ति काल तीन मैडम। कारण, भक्ति काल के प्रिय होने के लिए कोई 3 कारण बनाए सर। भक्ति काल एक तो प्रमुख कारण मेरे को ये लगता है कि भक्ति काल में उस समय भारत हमारे देश में मुगलों का शासन था। और ऐसे ऐसे समय में भी जनमानस के अंदर भक्ति का उन्मेष करना एक बड़ी महती उस तत्कालीन कवियों की या रचनाकारों की महती भूमिका रही है कि उस दौर में भी इन्होंने भक्ति का उन्मेष उत्पन्न किया जनमानस के अंदर। दूसरा ये है कि भक्ति काल के अंदर चाहे एक आदर्श समाज की स्थापना हो या साहित्यिक दृष्टि से, साहित्यिक समृद्धि की दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से काफी समृद्धि हासिल की इस भक्ति काल ने।
और एक तरह से हिंदी साहित्य का ये रचना की दृष्टि से स्वर्ण काल है। जी सर, भक्ति काल के कौन से कवि को आप एक श्रेष्ठ समाज सुधारक के रूप में देखते हैं? कबीरदास को। कोई उनका कबीरदास ऐसा को मैडम। सुधारवादी, कबीरदास का ऐसा कोई सुधारवादी दोहा सुनाइए सर। कबीरदास, इसका मैं ध्यान इससे मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ मैडम। सर, कबीरदास की रचनाओं पे किसका सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है? नाथ, ठीक है। हेलो। नाथों की अटयोग साधना का। जी सर, सिद्धू का भी है मैडम। नाथों का क्या समय रहा सर? 9वीं से 14वीं शताब्दी तक। नाथों में एक शब्द प्रचलित था, कुंडली जागरण, ये क्या है सर? कुंडली जागरण मैडम यही है, षट चक्र को जागृत करना, जिसमें मूलाधार, आज्ञा चक्र, अधिष्ठान मूलक, उनको ध्यान के माध्यम से इनको जागृत करना है, यही कुंडली चक्र है मेरे हिसाब से। जी सर, आपके प्रिय कवि कौन से हैं हिंदी में? तुलसीदास। तुलसीदास के तुलसीदास है मैडम। रामचरित जी सर, तुलसीदास के जी बताएं। रामचरितमानस को जी सर, तुलसीदास के रामचरितमानस को भारतीय समाज का संविधान कहा जाता है, कैसे सर? भारतीय क्योंकि तुलसीदास के रामचरितमानस में एक आदर्श समाज की स्थापना के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक आदर्श शासन स्थापित हो सकता है। उस समय, उस तत्कालीन दौर में, मुगलों के दौर में एक मनुष्य किस प्रकार से सारी समस्याओं को राजा के रूप में एक मानवीय जीवन जी के किस प्रकार से समस्याओं को वो सहन करता हुआ भी एक आदर्श राज्य की स्थापना करता है। और ये ध्यान है मैडम मेरे। सर धन्यवाद, आपका साक्षात्कार मेरी तरफ से समाप्त होता है। जी मैम। जी सर धन्यवाद, आपका साक्षात्कार समाप्त होता है। धन्यवाद मैडम।